नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सोमवार को जैसे ही संसद के सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही राज्यसभा में सदन के नेता और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा और लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने इस पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई कि रविवार को रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस की जो सालाना रैली का जो रूप ले चुकी है, अब लगभग हर 14 दिसंबर को इनकी ये रामलीला मैदान में रैली होने ही लगी है। कभी कोई बहाना करके, कभी कोई बहाना करके, कभी कोई मुद्दा लेकर के, कभी कोई मुद्दा लेकर के। सीएए के खिलाफ भी रैली हो चुकी, जिसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर के कई जगहों पर हंगामे हुए थे, बसें फूंक दी गई थी और घटनाएं हुई थी। बाद में दंगे तक की नौबत आ गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए थे, तब के अपने पहले कार्यकाल में परिवार के साथ आए थे। तो दोनों नेताओं ने खड़े होकर के कहा कि इनकी रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये बातें कही गई हैं। जरा सुनते हैं कि जेपी नड्डा ने क्या कहा और छोटे छोटे अंश दोनों के सुन लेते हैं एक बार। दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है। अब जरा किरण रिजिजू ने क्या कहा लोकसभा में वो भी सुन लेते हैं, फिर अपनी बात पर आते हैं। इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। देखिए, बात ऐसी है कि मौत का सौदागर से लेकर के खून की दलाली तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों अलग अलग सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की गालियों, इस तरह के शब्दों का मिसयूज कर चुके हैं। 2007 में गुजरात के विधानसभा चुनाव थे और सोनिया गांधी ने वहां तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। केवल 2007 का नहीं साहब, उसके बाद भी जो चुनाव हुए उनमें किसकी कब्र खुदी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
अभी हाल में बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार अधिकार वोट यात्रा निकाल रहे थे 16-17 दिन तक। एसआईआर का विरोध हो रहा था, वोट चोरी की बात हो रही थी, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगवाए जा रहे थे। जब आप खुद प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे कि जरा 6 महीने गुजर जाने दीजिए, इस देश के नौजवान प्रधानमंत्री जब बाहर निकलेंगे तो ऐसा डंडा मारेंगे, जब आप इस तरह का फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं तो आपके कार्यकर्ता तो आपसे 10 कदम आगे जाएंगे और वो फिर ये लिहाज करना बंद कर देंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई बात कह रहे हैं या राष्ट्रपति के बारे में कह रहे हैं। और राष्ट्रपति की बात आई तो इनकी माताजी तो देश की राष्ट्रपति को बेचारी बता चुके हैं। बेचारी थक गई थी, इतना लंबा भाषण लिख करके दे दिया गया, इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग इन्होंने किया था। तो ये जो अपने आप को राजे महाराजे और शहंशाह मानते हैं ना, इन्होंने एक गरीब घर के एक चाय वाले के बेटे के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को देखा नहीं, उनके दिन रात की मेहनत को भी नहीं देखा है, उनके नेतृत्व में ये देश किस तरीके से बदला है और बहुत तेजी से बदल रहा है, जिसका लोहा अब पूरी दुनिया मानती है, सब मानते हैं। इतना पूंजी निवेश आ रहा है, अकेले अमेरिका बेस कंपनियों ने ही कई $100 बिलियन जो है वो भारत में निवेश करने के लिए कहा है। अमेज़न अलग, माइक्रोसॉफ्ट अलग, गूगल अलग, टेक कंपनियां और दूसरी कंपनियों के भी। तो जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और जो ये चाहते थे कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस दिया सलाई दिखाने की जरूरत है, या जैन जी एक नाम लेना शुरू किया था राहुल गांधी ने जब ये नेपाल में बवाल हुआ था और सरकार का तख्ता पलट दिया गया था। उससे पहले जब बांग्लादेश में हुआ था शेख हसीना के खिलाफ, तो भी यहाँ बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, तालियां पीटी जा रही थी। सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है ऐसे ही अगर कल को दिल्ली में हो जाए या जम्मू कश्मीर में हो जाए तो किसी को क्या पता है। मतलब ये बड़े हसीन और रंगीन सपने देखते रहते हैं। लेकिन इस देश की जनता शायद अब ये फैसला कर चुकी है कि राष्ट्र का अहित चाहने वाले, आर्थिक सुनामी का सपना देखने वाले, इस देश का नौजवान इतना असंतुष्ट हो जाए कि सड़कों पर उतर के इस सरकार का भी तख्ता पलट दे, बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका की तरह, ऐसा सपना देखने वालों को अब चिमटे से भी छूना नहीं है। ये हम बिहार में भी देख चुके हैं, ये हम महाराष्ट्र में देख चुके, ये हम हरियाणा में देख चुके, ये हम दिल्ली में भी देख चुके। दिल्ली में तो आपने देखा इनका खाता नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का। महाराष्ट्र में 16 सीटें, झारखंड में 16 सीटें, हरियाणा में थोड़ा सा सांस आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 6 सीटें, और जितनी जम्मू कश्मीर में आई उतनी ही बिहार में, यानी 6 ही सीटें। हालात क्या हो गए हैं इनके और फ्रस्ट्रेशन किस तरीके से निकल रहे हैं। जब जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहना शुरू किया कि बड़े भारी मन से मैं ये इस विषय को यहाँ उठा रहा हूं कि कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की कामना की गई, उनकी कब्र खोदने की बात की गई, तो पीछे से आवाजें आई कांग्रेस की बेंचों से कि वो रैली में नहीं कही गई, वो रैली के मंच से नहीं कही गई। और यही बहाना प्रियंका गांधी वाड्रा ने
आज जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही बहाना किया कि हमारे मंच से तो ऐसी कोई बात नहीं की गई। जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे थे, वहां मंच से प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी को गाली बकी गई थी। और यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया है, क्या हुआ था यहां पर जयपुर से और दूसरी जगहों से जो कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल आए थे, और शायद मीणा करके इनकी शहर अध्यक्ष है जयपुर की, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और बाद में आज सुबह भी जाकर के कुछ मीडिया वालों ने उनसे बात की कि कल जो आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या आप उस पर शर्मिंदा हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो अपने बयान पर कायम हूं। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोनों सदनों में उठाए गए इस मुद्दे पर यह सफाई दे रहे हैं कि ये रैली स्थल पर नहीं हुआ है या मंच से नहीं हुआ है, तो जबकि पूरे मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, वायरल है, तो अपने आपने जयपुर की अपनी अध्यक्ष के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? 24 घंटे से ज्यादा हो गए इस बात को। क्योंकि ये तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो सहारनपुर से चुन करके आए हैं लोकसभा के लिए। इमरान मसूद, उन्होंने कहा था ना कि मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, और उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया। वो चुन करके भी आ गए। वो लोकसभा में बैठते हैं, जहां मोदी बैठते हैं उनके ठीक सामने बैठते हैं। इसलिए जेपी नड्डा ने कहा कि ये जो राजनीति का स्तर आप इतना नीचे लेकर के गए हैं, ये इस देश को कहां लेकर के जाएगा। और मोदी के प्रति आपकी जो नफरत है, क्या वो व्यक्तिगत नफरत में बदल गई है? देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, कौन किसको हरा रहा है, कौन जीत रहा है, वो एक अलग बात होती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में हार और जीत को शिरोधार्य करना चाहिए, गर्दन नीची करके उसको स्वीकार करना चाहिए। आप जीत गए हैं तो भी ज्यादा नहीं उछलना चाहिए। चलिए, पहले दिन आप जश्न मना लीजिए। उसके बाद तो जनता ने जो आपको आदेश दिया है, जो जिम्मेदारी दी है कि जो आपने संकल्प पत्र में वादे किए हैं उनको पूरा करें आप 5 साल में, उस पर आपको जुटना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर विधानसभा चुनाव के बाद तमाशा बना रखा है। जब हिमाचल में इनको जनादेश मिला, ईवीएम भी ठीक थी, चुनाव कमिश्नर भी ठीक थे, चुनाव आयोग के तीनों आयुक्त भी ठीक थे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, मतदाता सूची भी ठीक ही थी। इसी तरह कर्नाटक में इनकी सरकार बनी, तब भी इन्होंने कोई बवाल नहीं किया। तेलंगाना में बनी, तब भी बिल्कुल एकदम चुप रहे। और जो अमित शाह कहते हैं कि बढ़िया कपड़े सिलवा करके, कलफ वलफ लगा करके शपथ ग्रहण के लिए पहुंच जाते हैं, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतती है या दूसरे क्षेत्रीय दल जीतते हैं जो इनके सहयोगी ना हो, तो चुनाव आयोग में भी खराबी, ईवीएम में भी खराबी, मतदाता सूची में भी फ्रॉड और वोट चोरी भी हुई। यही तो चल रहा है, यही तमाशा चल रहा है। और ये तमाशा कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी के सुर में सुर आजकल उनकी बहन जी और माता जी भी, और तीनों लाइन में खड़े होकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्ले कार्ड लेकर के और तमाशा करते हैं पार्लियामेंट परिसर में। तो देश ये एक्चुअल में भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। एक तो बहुत जल्दी जो भी कुछ बात कही जाती है उसका जवाब आ जाता है और तथ्यों के साथ आ जाता है। दूसरी बात यह है कि अब अनपढ़ लोग नहीं रहते हैं, मतलब जाहिल नहीं रहते हैं। मैं अनपढ़ शब्द का प्रयोग भी ठीक नहीं मानता हूं, क्योंकि जिन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं ली है, कई बार वो पढ़े लिखों से ज्यादा समझदार निकलते हैं।
उनका जीवन का अनुभव बहुत जबरदस्त होता है। तो जो जाहिल किस्म के लोग हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जानबूझ करके झूठ बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को भ्रमित करते हैं, उनको उकसाते हैं, और जैन जी का नाम लेकर के जो नई पीढ़ी है उसको तोड़फोड़ के लिए, आगजनी के लिए, उपद्रव के लिए, दंगों के लिए उकसाते हैं। ये ज्यादा खतरनाक है। ये सितंबर 2024 की बात है। जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं, पंजाब से आते हैं, और उनका एक परिचय ये भी है कि जो सरदार बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, ये उनके पोते हैं। सरदार बेअंत सिंह और केपीएस गिल और दूसरे लोगों ने मिलकर के पंजाब से आतंकवाद का खात्मा किया था। तो रिबेरो वगैरह की भी उसमें भूमिका थी, और सबसे बड़ी संकल्प शक्ति एक्चुअल में लीडरशिप की होती है। सरदार बेअंत सिंह ने संकल्प लिया तो पंजाब से आतंकवाद खत्म हुआ। लेकिन 1995 में जब वो सेक्रेटरीट से निकल करके अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे चंडीगढ़, तो एक आत्मघाती दस्ते ने उनको उड़ा दिया, उनकी डेथ हो गई। लेकिन आज मैं उस घटना का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं उनके पोते रवनीत सिंह बिट्टू की बात कर रहा हूं, जो पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनको राज्यसभा में भी ले आया गया लोकसभा चुनाव हारने के बाद, और उनको मंत्री भी बनाया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। उन्होंने सितंबर 2024 में राहुल गांधी के बारे में कुछ टिप्पणियां की थी, कटु टिप्पणियां की थी। मैं कहता हूं कि ऐसी टिप्पणियां भी नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी को आतंकवादी और कुछ इस तरह की उन्होंने बातें कह दी थी। उसके बाद खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चिट्ठी लिखी, और उसमें रवनीत सिंह बिट्टू और कुछ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के बारे में, अगर मैं गलत नहीं हूं और मेरी याददाश्त ठीक है, तो अनुराग ठाकुर के बारे में कुछ कहा गया, लिखा गया, इनको कैबिनेट से हटाइए, ये करिए, वो करिए, कुछ इस तरह की बातें हुई। तो उसके बाद जो है, कैबिनेट से हटाइए या कुछ कार्रवाई करिए, कुछ इस तरह की बात थी। उसके बाद एक चिट्ठी जवाब में जेपी नड्डा ने लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे को। प्रधानमंत्री ने तो कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री इस तरह की चीजों में पड़ना ही नहीं चाहते, उलझना ही नहीं चाहते। आपको जो गाली देनी है वो दे लीजिए। मैं तो बल्कि वो चिट्ठी भी देख रहा था जो जेपी नड्डा ने उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी थी। ये 3 पेज की चिट्ठी है, और इस 3 पेज की चिट्ठी में दूसरे पेज पर उन्होंने एक पैरा में उनको याद दिलाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोगों ने, विपक्ष के नेताओं ने किस किस तरह की गालियों का उपयोग, दुरुपयोग किया है। उन्होंने लिखा है, खड़गे जी, क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए। कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर, कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेब कतरा, कभी गंदी नाली का कीड़ा, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कभी दुर्योधन, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी गधा, कभी नामर्द, कभी चौकीदार चोर है, कभी तुगलक कहा गया, कभी मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, कभी कहा गया कि साला मोदी, कभी नमक हराम, कभी गंवार, कभी निकम्मा। यहां तक कि उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया, उनका भी अपमान किया गया। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी जननेता का अपमान कभी नहीं किया गया जितना आपकी पार्टी के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री का किया। इतना ही नहीं, आपकी पार्टी के जिन नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को जितनी बड़ी गाली दी,
उसे कांग्रेस में उतने बड़े बड़े पद दे दिए गए। अगर मैं ऐसे उदाहरण गिनाने लग जाऊं तो आपको भी पता है, आपके लिए अलग से किताब लिखनी पड़ेगी उसके लिए। क्या ऐसे बयानों और हरकतों ने देश को शर्मसार नहीं किया, राजनीतिक मर्यादा को तार तार नहीं किया? आप खरगे जी इसे कैसे भूल सकते हैं? तो ये लिखा था मल्लिका अर्जुन खरगे को जेपी नड्डा ने, यानी आईना दिखाने का काम किया था। लेकिन क्या ये वाकई आईना देख लिए थे उस समय? सितंबर 2024 की चिट्ठी है ये। क्या कोई सबक सीखा इन्होंने? और जो ये गाली गलौज करते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, इस देश की जनता ने इनको लगातार इसका सिला भी दिया है, इसकी सजा दी है। और सजा भी ऐसी, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी दिखाई नहीं देती है, लेकिन चोट बहुत गहरी लगती है। वही हो रहा है इस देश में कांग्रेस के साथ। और जितना जनता इनको ठुकरा रही है, मैं कहूंगा लतिया रही है, उतना इनके फ्रस्ट्रेशन दिन दूने और रात चौगने बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन ये कोई सबक लेने को तैयार नहीं है, इतनी दुर्दशा होने के बावजूद। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।